सोचिए, घनघोर बारिश, जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें नदी की उफनती लहरों के बीच कोई खड़ा दिखाई देता है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है विकास से, एक नए सरकारी अफसर जो अपने परिवार के साथ देर रात एक बिल्कुल अनजान इलाके में पहुंचते हैं। वो थके हुए हैं और बस किसी भी तरह अपने नए घर पहुंचना चाहते हैं। वहां के बूढ़े केयरटेकर रामू काका उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन विकास जिद करते हैं कि वो उन्हें उसी तूफानी रात में बंगले तक लेकर चलें। रामू काका उन्हें बार बार चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि गांव वाले रात में नदी के रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते। पर विकास, जो ठहरे शहर के पढ़े लिखे आदमी, वो इन बातों को सिर्फ पुराना अंधविश्वास मानकर हंस देते हैं। उनके लिए ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही वो नदी के पास पहुंचते हैं, उनका सामना एक ऐसी चीज से होता है जो विकास की सोच और उनके तर्कों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोचिए, घनघोर बारिश, जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें नदी की उफनती लहरों के बीच कोई खड़ा दिखाई देता है। एक अकेली परछाई। उस तेज बहाव में किसी का ऐसे खड़े रहना नामुमकिन सा लगता है। वो एक लड़की है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, बाल बारिश में पूरी तरह भीगे हुए हैं। अंधेरे की वजह से चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा, लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। और फिर वो परछाई सीधे उनकी जीप की तरफ देखती है और धीरे धीरे मुस्कुराती है। ये मुस्कान देखकर जीप में बैठे हर शख्स की रूह कांप जाती है, सिवाय एक के, रिया के। वो बिल्कुल शांत होकर फुसफुसाती है, पापा, वो हमें बुला रही है। बंगले पर पहुंचने के बाद तो ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इशारा कर रहा था। उसी रात रिया को अपनी खिड़की से वही लड़की बंगले के ठीक सामने खड़ी हुई दिखती है। वो खामोशी से अपना हाथ उठाकर रिया को बाहर आने का इशारा करती है, जैसे उन दोनों के बीच कोई अनगहा रिश्ता बन गया हो। अगली सुबह जब परिवार उठता है तो उन्हें घर के दरवाजे से अंदर की तरफ आते हुए गीली मिट्टी के पैरों के निशान मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि रात में घर के अंदर कौन आया था? ये निशान थे किसके? कांपते हुए रामू काका उन निशानों को गौर से देखते हैं और जो सच वो बताते हैं वो सबके होश उड़ा देता है। वो कहते हैं, इनके पैर उल्टे हैं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि हमारी लोक कथाओं में उल्टे पैर हमेशा किसी बुरी आत्मा या चुड़ैल की निशानी माने जाते हैं। उस रात के बाद रिया का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगता है, और ये बदलाव बहुत ही परेशान करने वाला था। जो लड़की पहले हमेशा हंसती खेलती और बातें करती थी, अब वो ज्यादातर चुपचाप और अकेली रहने लगी। अक्सर वो नदी की तरफ एक अजीब सी मुस्कान के साथ बस घूरती रहती, जैसे उसे वहां कोई दिखाई दे रहा हो। नदी के पास एक और मुलाकात के दौरान वो लड़की रिया के सामने एक बहुत ही अजीब और डरावनी शर्त रखती है। वो कहती है कि वो रिया के साथ खेलेगी, लेकिन सिर्फ तब जब रिया उसे खाने के लिए मछली लाकर देगी। उसी रात रसोई से आ रही अजीब आवाजों से रिया की मां की नींद खुल जाती है। जब वो वहां पहुंची तो जो नजारा उन्होंने देखा, उससे उनकी दुनिया ही हिल गई। उनकी बेटी रिया जमीन पर बैठी थी और अपने छोटे छोटे हाथों से कच्ची मछली चबा रही थी। उसके होंठ खून से सने थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। और फिर एक बदली हुई खोखली आवाज में, जो रिया की लग ही नहीं रही थी, वो कहती है, वो बहुत भूखी थी, मैंने उसे खिला दिया, अब वो मेरे साथ रहेगी। अब जाके रामू काका उस इलाके की उस डरावनी कहानी का रहस्य खोलते हैं जो सब कुछ समझा देती है। वो बताते हैं कि 10 साल पहले एक लड़की इसी नदी में डूब गई थी। उसे मछली बहुत पसंद थी, पर उसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली। कहते हैं कि ऐसी अतृप्त आत्माएं अक्सर लौट आती हैं। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसी पुकार जो नदी से आ रही थी। उसी रात वो आत्मा रिया को बुलाती है। रिया धीरे धीरे जैसे किसी के काबू में हो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। और जब घबराया हुआ परिवार उसे दोबारा खोलता है तो रिया गायब हो चुकी थी। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले रिया एक अजीब से मुस्कान के साथ अपनी माँ से अपने आखिरी शब्द कहती है, मम्मी, मैं जा रही हूँ, वो मुझे बुला रही है। और रात के अंधेरे में कहीं खो जाती है।
अगली सुबह सब कुछ एकदम शांत था, इतना शांत कि यकीन करना मुश्किल था। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ था। उन्हें ये देख के बड़ी राहत मिलती है कि रिया अपने बिस्तर पे आराम से सो रही है, बिल्कुल सही सलामत। एक पल के लिए तो उन्हें लगता है कि शायद पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ये इशारा कर रही थी कि जो रिया लौटी है वो शायद पहले वाली रिया नहीं है। उसके होठों पर मछली के खून के हल्के निशान, उसका धीरे से ये कहना कि आज फिर मछली बनाओ ना, और हर रात सोने से पहले खिड़की से किसी अनदेखी चीज को हाथ हिलाना। कहानी का अंत विकास के उस आखिरी भयानक अनुभव से होता है जब वो एक रात नदी के किनारे दो परछाइयों को एक साथ खड़ा देखता है, एक उसकी बेटी की और दूसरी उस नदी वाली लड़की की जो शायद कभी मरी ही नहीं थी। तो ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या रिया सच में वापस आई थी या वो अब भी उसी के साथ है? क्या अब उस घर में रहने वाली रिया सच में रिया है?